हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। जो सीजी का पीएससी है उसमें सिलेबस को देखा जाए तो फिर इसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है क्योंकि ये जो इंडियन जीएस का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं सीजी पीएससी 2022 का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है उसका 19वां वीडियो है, यानी कि 18 वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको हम देख लेते हैं कि इस राज्य का धन लक्ष्मी योजना क्या है। तो इसका जो सही जवाब कौन सा आ जाएगा? कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि है। कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया है कि कौन से ऐसे अधिनियम हुए थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि चार्टर एक्ट 1833 का है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का है, 92 का है, या फिर 1909 का है। इसका जो सही जवाब किया जाएगा 1861 का है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अतिरिक्त पॉइंट भी लिखा है, आप पॉइंट को समझते चलना है क्योंकि अतिरिक्त पॉइंट है वहाँ आप लोगों को पूरा डिटेल इसके बारे में समझा देते हैं। क्या बोला गया है कि इसी दरमियान, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 18 विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। और किसने किया है? लॉर्ड केनिन ने जो विभागीय प्रणाली है इसका प्रारंभ किया गया था। और साथ ही साथ पहली बार इसी समय गवर्नर जनरल को यह आदेश जारी किया गया था कि वहाँ अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसको प्रदान कर दी गई थी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है क्या रहेगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया। तो कब जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सम्राज्ञी है, यानी कि कह सकते हैं महारानी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो जवाब किया जाएगा 1858 में। दोस्तों, 1858 की क्या है कि जब जो 1857 की घटना हुई थी उसके बाद जो है कंपनी को हटाकर जो है राज सत्ता स्थापित किया गया, यानी कि जो है उसके शासन है उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया कंपनी को हटाकर। इसी दिन यानी कि 1858 को ही महारानी विक्टोरिया की यहाँ की, यानी कि भारत की जो है महारानी घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो उसका पहला सत्र कब हुआ था? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें सही जवाब कौन सा आ जाएगा? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। दोस्तों, इस दिन जो हुआ था वहाँ सिर्फ जैसे कि इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पे 9 दिसंबर 1946 का जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ये प्रश्न आता है कभी कभी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद जो है 11 दिसंबर, ये 9 दिसंबर के बाद जो है 11 दिसंबर का समय आया जिसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। देखो, प्रश्न क्या बोला गया है कि बहुत ही अच्छे तरीके से लौकिक सार्वभौमिकता है तो इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका जो जवाब किया जाएगा हम भारत के लोग। ये जो प्रस्तावना है और प्रस्तावना के जो पहला सेंटेंस है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भी है उसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि संविधान का प्रस्तावना पहला शब्द जिसमें देश की संपूर्ण सत्ता, देश की संपूर्ण ताकत वो किसमें है? जनता में निहित है, किसी भी सरकार में नहीं है। सरकार से बड़ा कौन है? जनता है, क्योंकि जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को सामान्य ऐसे प्रश्न नहीं ला रहा हूँ जो आप लोगों को इजी तरीके से याद हो। मैं वो प्रश्न लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें जैसे कि नॉलेज अतिरिक्त रूप से मिल सके, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। और ख़ास करके जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है वही प्रश्न को आप लोगों तक ला रहा हूँ। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो कब किया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को किया गया है। देखो, अंगीकृत करना और लागू करना अलग है। अंगीकृत मतलब इसे जो है स्वीकार किया गया, उसके बाद लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है।
मैंने यहाँ पर लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद, कुल में से 15 अनुच्छेद, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय 395 अनुच्छेद थे। उसमें से 15 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388 और 391 और 392 और 393, यानी कि जो 15 अनुच्छेद है इसे 26 नवंबर 1949 को ही प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन जो बचत का संविधान है वहाँ, बचत का जो अनुच्छेद है वहाँ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो किस वर्ष जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? इसका जो आंसर किया जाएगा 1950। क्यों बना है? क्योंकि अभी बताया था कि हमारा जो संविधान है वहाँ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस आधार पर देखा जाए तो फिर 1950 को ही भारत एक संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। अब एक चीज बताओ कि भारतीय जो संविधान है पूरे विश्व में देखा जाए तो फिर सबसे बड़ा संविधान है। पुराना संविधान नहीं, पुराना तो अमेरिका का है। सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी एक वजह है। कहा गया है इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, कई देश में ऐसे क्या है कि वहाँ का राष्ट्र अलग है, उसके अंदर जो राज्य है उसका भी संविधान एक अलग अलग पार्ट है। लेकिन हमारे भारत में क्या है? राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद राज्य है, राज्य के बाद जिला है, जिला के बाद जो है उसका जनपद, विधान, जो भी छोटे छोटे है, ग्रामीण स्तर पर जो है। तो एक ग्राम स्तर से लेकर आपको राष्ट्र स्तर पर सिर्फ एक देश एक संविधान मिलेगा। इसीलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ का जो संविधान है वहाँ वृहद है और यही एक वजह है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसका उदय कौन से देश में हुआ है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका जो जवाब कौन सा आ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय हुआ है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान है और इस तरफ जो है उसका स्रोत है, यानी कि कौन से देश से लिया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? इसका जो आंसर किया जाएगा अमेरिका से लिया गया है ये, ठीक है, अमेरिका से। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद है मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वहाँ कहाँ से लिया गया है? तो मंत्रिमंडल की जो सरकार है वहाँ ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वहाँ कनाडा से संबंधित है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर क्या रहेगा? 4, 3, 1, 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है कि संविधान के कौन से ऐसे भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान को दिया गया है? अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कुल मिलाकर 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 9 में कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बोला गया है। ये भाग 9 की बात है। और भाग 9 के 1 में, भाग 9 के 1 में नगर पालिकाएं संबंधित प्रावधान को दिया गया है। आपको ऐसा याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ये प्रश्न कभी कभी हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है कि नहीं, ऐसे पूछे भी जाते हैं। क्या बोला गया है कि जो 6ठी अनुसूची है उसमें लागू नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में मणिपुर है। इसका जो जवाब किया जाएगा मणिपुर नहीं है। दोस्तों देखो, जो 6ठी अनुसूची है वो किस लिए बनाया गया था? इसमें जो है 10 स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। और इसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो यहाँ पर अगर मिजोरम रहता तो बात सही रहता, लेकिन मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है? यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वहाँ किस अनुच्छेद में दी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत? इसका जो आंसर किया जाएगा अनुच्छेद 19(1) के तहत, है ना। अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है। देखो, इसमें हालांकि प्रेस शब्द तो नहीं दिया गया है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता किसमें है?
प्रेस के माध्यम से। आप प्रेस के माध्यम से बोल सकते हो, आजकल तो खाली जो है यूट्यूब है, फेसबुक है, जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, अपनी बोलने की आज़ादी है। अब कुछ भी का मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, एक निश्चित दायरे में रहकर हम अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और यही प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी है, जो कि अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ा मेहनत से बनता है वीडियो, एक एक वीडियो को बनाने में समय लगता है। क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, ताकि वहाँ कभी भी थोड़ा गलत मत हो, क्योंकि गलत हो जाता है तो फिर आप लोगों तक गलत जानकारी पहुँच जाता है। इसलिए कम से कम आप जो है मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 13वां प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में जो है दोहरी नागरिकता है? जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। सही जवाब आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। अगर कोई भारत का व्यक्ति है, वहाँ भारत में रहते हुए, नागरिकता रहते हुए वहाँ अमेरिका में भी नागरिकता ले सकते हैं, तो वो क्या करेगा, दोनों जगह रह सकते हैं। लेकिन भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि अगर आपको रहना है तो एक ही जगह रहो, कोई दूसरी जगह पर नहीं रह सकते। हालांकि वहाँ बिजनेस के तौर पर या कुछ किसी भी तौर पर घूमने फिरने के तौर पर रह सकता है, लेकिन स्थायी तौर पर उसका जो नाम है वहाँ अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जो आंसर किया जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिया गया है। इसमें जो है संविधान के भाग 3 का वर्णन है, और भाग 3 जो कि भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, और इसे अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति को कितना अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि धार्मिक का अधिकार है, बोलने का आज़ादी है, तो ये सभी के बारे में भाग 3 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। अगर मौलिक अधिकार के हनन हो रहे हैं तो उसकी जो सुनवाई है वह कौन कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब कौन सा आ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये अनुच्छेद सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि संविधान में जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि यह अनुच्छेद पूरे अगर देखा जाए 395 में, तो सबसे बेहतर यही अनुच्छेद है। इसमें क्या बोला गया है, संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें मिलता है। कोई भी व्यक्ति को संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। ये अनुच्छेद 32 का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसे जो रिट याचिका से संबंधित इसी में प्रावधान को दिया गया है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई जुर्म करते हुए पकड़ा गया या फिर नहीं भी पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर गलत आरोप लग रहा है, तो वहाँ किस तरीके से अपना प्रावधान रह सकता है, अपने जो मौलिक अधिकार है उसके तहत जो है अपने हिसाब से वकील रख सकता है, अपना केस कहाँ लड़ सकते हैं, ये सब भी जो प्रावधान है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहा गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पहले क्या है, मौलिक अधिकार 7 थे, अब जो है मौलिक अधिकार सिर्फ 6 हैं। क्यों 6 है? क्योंकि जो संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संपत्ति के जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। अब कानूनी अधिकार हो गया है, जिसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है। तो एक व्यक्ति का जैसे हम लोग मत देते हैं, ठीक है, 18 साल के बाद से मत देते हैं, तो मत देने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है कि एक नागरिक अधिकार है, या एक आर्थिक अधिकार है, या एक कानूनी अधिकार है? इसका जो जवाब किया जाएगा, एक नागरिक अधिकार है। एक नागरिक का अधिकार है, इसीलिए आप वोट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, लेकिन वोट देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कानूनी अधिकार होता ना, तो हर समय वोट का जो प्रतिशत है वह 100% होता। इसीलिए जो है कभी कभी आपने देखा भी होगा 100 पे से 65% है, 55% है, यहाँ वोट पड़ रहा है। तो ये क्या है कि 100 में से 65 लोग ही दे रहे हैं, 35 लोग तो वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक नागरिक अधिकार के तहत होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की जो संचित निधि है उससे धन का जो निर्गम करना है, यानी कि धन को उपयोग करना है, वह किसका नियंत्रण रहता है?
इसका जो जवाब आ जाएगा संसद का मतलब उसमें नियंत्रण रहता है। जैसे कि कोई जगह आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, अब पैसा कहाँ से यूज करेगा भारत सरकार, तो उसी संसद जो संचित निधि से है। लेकिन तत्कालिक उपयोग करना है इसलिए उस पैसे को उपयोग कर लेते हैं और बाद में जब संसद चलता है तो उस समय बता देता है कि इतना इतना हमने उपयोग किया है इस क्षेत्र में। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 266 के 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। जब संसद के दोनों सदन रहता है जो कि राज्यसभा है और लोकसभा, तो इसको जो है संयुक्त रूप से अधिवेशन कर किया जाता है। तो कब किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी नहीं है। तीसरा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ये भी नहीं है। सिर्फ एक ही वजह है, वो चौथा है कि ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन मतभेद हो। यानी कि अगर एक सदन हाँ बोल रहा है और एक सदन ना बोल रहा है तो उस दरमियान जो है उस जो पारित यानी कि उस अधिवेशन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है और वो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर संसद की जैसे कि राज्यसभा या लोकसभा है, अगर वह लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है जब संसद चल रहा है तब, और वह बिना बताए रहता है, तो फिर उसको ये समझा जाना चाहिए कि इसकी सदस्यता खत्म हो गई। इसके लिए क्या है, उसको पहले से अवगत करना पड़ता है कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम है बोल के। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं। तो जो विवाद होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, तो इसे कौन हल करता है, सर्वोच्च न्यायालय। आंसर जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ये जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद है उससे निपटाने का काम करता है। अगला प्रश्न है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो जो राज्यसभा का जो कार्यकाल रहता है, तो ये इसका समय क्या रहता है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होता। अब कैसे समाप्त नहीं होता ये देखते हैं। जैसे कि एक लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद जो है मतलब इसका समय काल समाप्त हो जाता है, 5 वर्ष पूर्ण हो जाता है, तो ये क्या है, स्वतः ही भंग हो जाता है। उसके बाद चुनाव के बाद पुनः फिर से वो आ जाता है। लेकिन राज्यसभा ऐसा है जिसमें कभी भी भंग नहीं होता। उसमें जो है कुछ सदस्य जो है प्रति वर्ष अपने पदभार से मुक्त होते हैं और उसके स्थान पर पुनः नए चुन के आ जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो है कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता और ना ही इसका कार्यकाल को कोई डिफाइन कर सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आय होनी चाहिए। तो लोकसभा का जो चुनाव लड़ना है उसके लिए एक न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितना है, इसका जो आंसर आ जाएगा 25 वर्ष तक होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि लोकसभा के लिए है तो 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए है तो 30 वर्ष चाहिए, राष्ट्रपति के लिए है तो 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए है तो 35 वर्ष चाहिए, और इसी संबंधी जैसे कि राज्यपाल है तो उसके लिए भी 35 वर्ष चाहिए। तो ये जो है न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो यह जो भंग है वहाँ कौन कर सकता है, जैसे कि मैं भी बताया था लोकसभा को भंग किया जा सकता है, उसके कार्यकाल की समाप्ति होने तक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसको भी किया जा सकता है। तो कौन कर सकता है इसमें, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा करता है कौन, लेकिन सबसे पहले मंत्रिपरिषद सलाह देगा कि आपको भंग करना है, तब जाके राष्ट्रपति उसके भंग करते हैं। अगला प्रश्न है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद रहता है वह किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, इसका जो आंसर क्या जाएगा, लोकसभा के प्रति रहता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो जो शून्यकाल चलता है, जैसे कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है, उसमें ये चीज है कि शून्यकाल किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र कहा जाता है। इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है कि शून्यकाल वह समय होता है जब संसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, जिसे 0 घंटा या शून्यकाल भी कहा जाता है। और शून्यकाल का जो समय रहता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से 1 बजे के मध्य रहता है। अगला प्रश्न है एक गैर संसद के रूप में
संसद के किसी एक सदन को कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो फिर कौन सा सदस्य है जो मतलब इसके सदस्य नहीं है फिर भी वहाँ भाग ले सकता है किसी भी एक में? इसका जो आंसर किया जाएगा, भारत का जो महान्यायवादी है वही ले सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अगर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना है तो फिर उसको कितने वर्षों तक से उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। इसका जो जवाब है 10 वर्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है कि भारत में वह राष्ट्रपति जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर आंसर सही कौन सा है। जैसे कि पहला क्या है, श्री रामनाथ कोविंद है, दूसरा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, तीसरा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है और श्री आर वेंकटरमन। इन चारों में से ये बताना है कि सबसे वो कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किसे हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।